हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर। सो आज है हमारा लेक्चर 2 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सो आज का हमारा टारगेट है चैप्टर 1 जो कि है प्रीलिमिनरी सेक्शन। सो आज हम डील करने वाले हैं प्रीलिमिनरी सेक्शन के साथ, जिसमें हम 4 सेक्शंस प्रीलिमिनरी सेक्शंस में 4 सेक्शन कवर करता है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 2 रिपील, सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज एंड सेक्शन 4 इज अबाउट एनेक्टमेंट्स। सो आज हम ये चारों सेक्शन डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड सेक्शन 1। सो सेक्शन 1 देखिए, सेक्शन 1 क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल की, यानी कि बेसिकली ये बात करता है कमेंसमेंट की, कि टीपी है जो है वो कब कमेंस हुआ, किस किस जगह अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टीपीए जो है वो होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि वो स्टेट्स जिनको पार्ट बी स्टेट्स कहते हैं, जो कि 1 नवंबर 1956 में कंप्राइज्ड हुई थी, जिनमें कि उस टाइम पे जम्मू कश्मीर और हैदराबाद जैसी स्टेट्स आती थी, और स्टेट ऑफ बॉम्बे, दिल्ली एंड पंजाब पे उस टाइम टीपीए जो वो है वो एप्लीकेबल नहीं होता था। सो ये हो गए इसके एक्सेप्शंस। लेकिन अभी के टाइम पे ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, बट अभी भी ये जो है वो पंजाब पे एप्लीकेबल नहीं होता। पंजाब पे टीपीए आज भी एप्लीकेबल नहीं होता है। वहाँ पे वही इंग्लिश प्रिंसिपल जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस पे ही गवर्न होता है। नेक्स्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट में एग्जाम सेक्शन 54 पैरा 2 एंड 3 जो कि कहता है सेल हाउ मेड, सेक्शन 59 जो बात करता है मॉर्गेज हाउ मेड, सेक्शन 107 जो बात करता है लीज हाउ मेड एंड सेक्शन 123 जो बात करता है गिफ्ट हाउ मेड। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन चारों सेक्शंस को एग्जेम्प्ट कर सकती है टीपीए से। एंड लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि जहाँ पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अप्लाइज नहीं होता है, वहाँ पे ये चारों सेक्शंस भी अप्लाई नहीं होते हैं। यानी कि बेसिकली जब हमने बात की थी कि जो टीपीए है वो नॉट एग्जॉस्टिव लॉ है, उसको अपने साथ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स वाई जहाँ पे भी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, वहाँ ये चारों सेक्शंस भी अप्लाई नहीं होंगे। नाउ सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 बात करता है रिपील के बारे में। सो रिपील जो अब जब एक्ट आया, जब टीपीए आया तो टीपीए ने क्या किया, कुछ चीज़ों को रिपील कर दिया। तो टीपीए ने सबसे पहले तो हम ये देखेंगे टीपीए ने रिपील क्या किया। सो टीपीए ने रिपील किया टीपीए का शेड्यूल, टीपीए के शेड्यूल को, वो एनेक्टमेंट्स जो टीपीए के शेड्यूल में दे रखी थी। टीपीए का शेड्यूल बेयर एक्ट में आपको लास्ट में देखने को मिल जाता है। सो उसमें सारी चीज़ें रिपील कर दी गई, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर एक्सेप्शंस उसके थे। सो ये जो हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं एक्सेप्शंस, जिसमें फर्स्ट है एक्ट एंड स्टैट्यूट्स नॉट एक्सप्रेसली रिपील, यानी कि वो एक्ट्स और स्टैट्यूट्स जिनको एक्सप्रेसली रिपील करने के लिए नहीं बोला था। दूसरा, ऐसा कोई भी टर्म या फिर इंसिडेंट, कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो कि कंसिस्टेंट हो प्रॉपर्टी से, यानी कि ऐसा कोई भी टर्म या इंसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट का या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो कि टीपीए से कंसिस्टेंट हो, वो भी रिपील नहीं होगा। ऐसी कोई भी राइट्स, लाइबिलिटीज और रिलीफ जो टीपीए के कमेंस होने से पहले अराइज हुई हो, वो भी रिपील नहीं की गई। ट्रांसफर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि वो ट्रांसफर्स जो ये ना बाई है, ट्रांसफर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सो जो ट्रांसफर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होते हैं, यानी कि जो कोर्ट के द्वारा होते हैं, जो कोर्ट डिक्री पास करती है, एग्जीक्यूशन करती है, वो सारी चीज़ें हैं, हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डील कर चुके हैं। सो इसमें क्या है, इसका भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। अभी इसका एक्सेप्शन है कि सेक्शन 54 एंड चैप्टर 4 जो है वो एग्जेम्प्ट है सेविंग से, यानी कि ये वाला सेक्शन हम आगे डील करेंगे, तो इसकी बात हम वहीं करेंगे लास्ट में। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि चैप्टर 2 जो है टीपीए का चैप्टर 2 मुस्लिम लॉज पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, यानी कि मुस्लिम लॉज पे अप्लाई नहीं होगा टीपीए का चैप्टर 2। टीपीए का चैप्टर 2 जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात करता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ये भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।
अब हम देखेंगे सेक्शन 3। सो सेक्शन 3 जो है वो बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, जिसमें छोटे छोटे टर्म्स का इंटरप्रिटेशन दिया गया है बेयर एक्ट में, जिसमें स्टार्टिंग होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है? सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी का इसमें नेगेटिव डेफिनेशन दी हुई है टीपीए में, यानी कि बताया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करती है, जिनमें सबसे पहला है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। तो ये सारी चीज़ें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हुई। अब हमें पता लगाना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड क्या करती है, ये डेफिनेशन आपको दी गई है सेक्शन 3 ऑफ जर्नल क्लॉजेज एक्ट 1897। सो उसमें आपको बात सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ जर्नल क्लॉजेज एक्ट 1897 में बात की गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड करती है लैंड यानी कि सॉइल, मिनरल्स, जो भी चीज़ें हैं। दूसरा वो बेनिफिट्स जो लैंड से अराइज होते हैं, यानी कि रेंट्स, प्रॉफिट्स। तीसरा वो चीज़ें जो अटैच टू द अर्थ हैं, अटैच टू द अर्थ। अब इसके अंदर 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये तीनों चीज़ें थिंग्स टू द अटैच टू द अर्थ की ही चीज़ें हैं, जिसमें फर्स्ट हो गया रूटेड इन द अर्थ। वो चीज़ें जो रूटेड होती हैं अर्थ में, जैसे कि ट्रीज, शब्स। एम्बेडेड इन द अर्थ, जो अर्थ में एम्बेडेड की जाती हैं, यानी कि वॉल्स, बिल्डिंग्स। और वो चीज़ें जो एम्बेडेड कर दी गई हैं और जिनसे परमानेंट बेनिफिट मिल रहा है एन्जॉयमेंट में, जैसे कि डोर, वॉल लगाई हमने, वॉल में जो डोर बना दिया वो हो गया परमानेंट बेनिफिशियल मिलना। ओके, सो ये होती है बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है नोट करने वाली, ये जो तीनों ऊपर की ये जो तीनों बातें दी गई हैं, लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड दिस वन थिंग्स अटैच टू अर्थ, ये तीनों सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट में दी गई है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ की बात सेक्शन 3 ही करता है टीपीए का। ओके, सो नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट इसमें जो डेफिनेशन है वो है इंस्ट्रूमेंट की। सो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यहाँ पे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है। टेस्टामेंट्री आप सभी को पता है जो कि बिल होता है, नॉन टेस्टामेंट्री जो कि लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ओके, सो ये हो गया बेसिकली अपना इंस्ट्रूमेंट। अटेस्टेशन क्या होता है? अटेस्टेशन होता है एक्ट ऑफ गिविंग एविडेंस और बिकमिंग विटनेस, यानी कि जब आप विटनेस बनते हो, जब प्रॉपर्टी रजिस्टर हो रही होती है, तब हमें क्या है 2 विटनेसेस के साइन लगते हैं। ओके, तभी प्रॉपर्टी को रजिस्टर माना जाएगा। हाँ, इस अटेस्टेशन का कोई फॉर्मेट नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों विटनेस एक ही टाइम पे साइन करें, बट यस 2 विटनेसेस होने चाहिए, उन दोनों के साइन होने चाहिए। तो जैसे ही ये विटनेस बनते हैं साइन करने के लिए, इसी चीज़ को बोला जाता है अटेस्टेशन। और इनके साइन करने के बाद जो डीड बनती है, वो डीड कहलाती है अटेस्टेड। ओके, और लास्ट हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन क्या होता है। सो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, उसी को हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जिस भी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा वही रजिस्ट्रेशन कहलाएगा। नाउ अब हम देखते हैं नोटिस क्या होता है। तो नोटिस जो है, यानी कि नॉलेज होना किसी भी चीज़ की, वो 2 तरीके का होता है। पहला एक्चुअल नोटिस, दूसरा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक्चुअल नोटिस तो वो होता है जो किसी को हम डायरेक्ट दे रहे हैं, डायरेक्ट किसी को हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो होता है वो प्रजम्पशंस पे बेस्ड होता है। प्रजम्पशंस पे बेस्ड यानी कि हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसी कोर्ट जो है वो मान लेता है थिंग्स विच वुड हैव बीन नोन, ठीक है। तो ये जो है वो डॉक्ट्रीन है टीपीए के अंदर, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जिसे हम डिटेल में डील करने वाले हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे है डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सो बेसिकली डॉक्ट्रीन होता क्या है, व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली डज नॉट नो एनी फैक्ट बट the court treats that under the circumstances he must be deemed to have knowledge of the fact।
जहाँ पे एक्चुअली में उसको फैक्ट्स का पता नहीं हो, लेकिन फिर भी कोर्ट ये मान लेगा कि उसको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए थी, वही नोटिस जो है वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहलाता है। अभी सेक्शन 3 में इसके 3 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। पहला, रजिस्ट्रेशन एज नोटिस, यानी कि आप अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या बेच रहे हो, जब आप उसे रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो वो मान लिया जाएगा कि वो नोटिस है। दूसरा, एक्चुअल पोजेशन एज नोटिस ऑफ टाइटल, यानी कि एक्चुअल पोजेशन का आपको पता होना कि आपको किसके पास पोजीशन है उस प्रॉपर्टी का, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो वो भी नोटिस माना जाएगा। तीसरा है, नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है तो अगर आपके एजेंट को नोटिस दिया गया है दैट मीन्स कि आपको भी नोटिस दिया गया है। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपका एजेंट जो है वो फ्रॉड करता है या फिर कंसीलमेंट करता है तो वो नोटिस, तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा इसका। ओके, सो ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब आगे हम इसका एक केस लॉ देखने वाले हैं, आगे हम इसका देखने वाले हैं एक केस लॉ। सो ये केस है लियोर्ड्स बैंक लिमिटेड वर्सेस पीई गुजदार एंड कॉर्पोरेटिव्स। सो इस केस के फैक्ट हम ऐसे हैं कि ये जो लियोर्ड बैंक थी ये यहाँ पे प्लेंटिफ है और ये पीई गुजदार जो है वो यहाँ पे है डिफेंडेंट। सो बेसिकली इस केस में होता क्या है कि ये जो पीई गुजदार है, ये जो डिफेंडेंट है, ये एक नेशनल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के बाय टाइटल डीड। उसके बाद ये नेशनल बैंक ऑफ इंडिया को पीई गुजदार बोलता है कि आप मेरे जो है वो प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे रिटर्न कर दो और मैं उन्हें सेल करके आपको मनी जो है वो बैक करूंगा। सो बैंक क्या करती है कि पीई गुजदार के कहने पर उसका टाइटल डीड वापस कर देती है। लेकिन अब यहाँ पीई गुजदार क्या करता है कि वही टाइटल डीड लेकर वो लियोर्ड बैंक के पास जाता है और लियोर्ड बैंक के पास उन्हीं टाइटल डीड से एक और लोन ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे इशू ये अराइज होता है कि अब दोनों ही कंपनी ने सेम प्रॉपर्टी से जो है वो लोन दिया है, तो किस बैंक को प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ। सो जब जजमेंट आता है तो कोर्ट यहाँ बोलता है कि यहाँ पे जो बैंक है यानी कि नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, उसने क्या किया है, ग्रॉस नेग्लिजेंस कमिट किया है, यानी कि उसने खुद ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है पर्सन को कि एडवांस मनी देके जो कि उसको इंड्यूस कर सके, यानी कि भाई आपको वो पहले आपको पैसे लेने चाहिए थे जब आपको डीड वापस करना चाहिए था। सो देयरफॉर अंडर सेक्शन 78 ऑफ टीपीए जो कि बात करता है सब्सिक्वेंट मॉर्गेज की, यानी कि ऐसा मॉर्गेज जो एक एक्चुअल मॉर्गेज होने के बाद दूसरा मॉर्गेज किया गया हो सेम प्रॉपर्टी पे। सो यहाँ पे सेक्शन 78 के अंदर लियोर्ड बैंक को जो है वो कोर्ट प्रायोरिटी दे देता है इस केस के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नाउ सेक्शन 4 बात करता है इनेक्टमेंट्स की। इसमें इतना ज़्यादा कुछ जानने वाला है नहीं, बस इसमें 2 चीज़ें हैं याद रखने वाली। पहला तो वो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अगर ऐसा कोई भी चैप्टर या फिर सेक्शन टीपीए में जो रिलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो सभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही पार्ट माने जाएंगे। और दूसरा, जो आगे हमने जो 4 सेक्शंस की बात की थी, सेक्शन 54, 59, 107 और 123, उनको इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ ही पढ़ा जाएगा। यानी कि हमने आगे देखा था ना कि जहाँ पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, ये चारों सेक्शंस भी अप्लाई नहीं होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। सो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो अपना लेक्चर 3 होने वाला है उसमें हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। सो जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।